अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं वर्ल्ड टाइम इंटरव्यू सीरीज़ और मैं हूं आफाक भट्टी। आज हमारे साथ मौजूद है मुनीब अहमद, जिन्होंने अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट में 30th पोजीशन हासिल की और पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान पीएसपी में एलोकेट हुए। अस्सलाम वालेकुम मुनीब, कैसे हैं वालेकुम आप? अस्सलाम आफ़ाफ़, आप कैसी हैं? ठीक हैं। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। मुनीब, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, टेल अस अबाउट योरसेल्फ। मैं बेसिकली साउथ पंजाब बिहाड़ी से मेरा ताल्लुक़ है और पिछले काफ़ी सालों से लाहौर में ही फैमिली सेटल्ड है मेरी। बाय प्रोफेशन मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, यूडी लाहौर से मेरी एजुकेशन है और उसके बाद मेरा एमएस है वो ब्यास इस्लामाबाद से। और मैं पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में तकरीबन 1 डेढ़ साल जॉब करता रहा हूँ और वहाँ से फिर मैंने रिज़ाइन करके इधर कंपटीशन की तरफ में आया और मैंने यहाँ पे एलोकेशन हासिल की। एटॉमिक एनर्जी एक काफ़ी स्टेबल जॉब है। व्हाई यू रिजाइन फ्रॉम दैट एंड व्हाट मोटिवेटेड यू टू जॉइन सिविल सर्विस? ऑल्दो काफ़ी स्टेबल थी, फाइनेंशियल पैकेज जो है वो भी काफ़ी बेहतर था, लेकिन मोनोटोनस जॉब थी, एक्सपेरिमेंटेशन का मार्जिन नहीं था और एक यू कैन से कि एक सीक्रेट टाइप ऑफ जो है वो आपकी जॉब नेचर थी कि यू डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग इन एडजेसेंट रूम। सो वो चीज़ एक थोड़ी सी सफोकेटिंग थी। और मोटिवेट मुझे किसने किया, अगर मैं इस पूरे प्रोसेस में कहूँ तो मेरी मोटिवेशन बड़े भाई रहे हैं, उमैर। ओके। ही सपोर्टेड मी एट ईच एंड एवरी स्टेप। तो मेरी मोटिवेशन मेनली वही थी कि आपने करना है और फाइनली इट हैपेंड। ओके, तो आपने अपनी तैयारी में कितना टाइम लिया? तैयारी मैंने स्टार्ट की 2016 में। ओके। मैंने एक सेशन ज्वाइन किया, तब मैं इस्लामाबाद में था। तकरीबन 2-3 हफ्ते मैं उस पे गया, साथ मेरी जॉब चल रही थी, तो वो पॉसिबल नहीं था उसको कंटिन्यू करना। फिर वो एक दफ़ा जो है वो चीज़ें रुक गई। अगेन 2018 में मैंने वर्ड टाइम ज्वाइन की, यहाँ पे मैंने एक सेशन लिया, फिर मैं वापस जॉब पे चला गया और फिर मेरा रिज़ाइन एक्सेप्ट हुआ 2020 के मिड में जाके, सॉरी 19 के मिड में जाके, नहीं ओके। 20 के मिड में। फिर मैंने तकरीबन 4.5-5 माह मेरे पास जो बाकी थे वो मैंने प्रॉपर्ली बैठ के तैयारी की और 2020 में मैं अपीयर हुआ एग्ज़ाम में। एसे का पेपर सबसे मुश्किल होता है। एसे में बहुत अनसर्टेनिटी होती है, मेजॉरिटी फेल भी ऐसे करते हैं। हाउ यू स्टार्टेड फॉर दैट? मेरी चीज़ें बड़ी सिंपल थी कि ऐसे में एक चीज़ ही मैटर करती है, दैट इज़ क्लैरिटी ऑफ थॉट। अगर आपका आइडिया क्लियर है और आप उसको पेपर पे उतार सकते हो, आई थिंक ऐसे इज़ नो मोर देन दिस। और मैंने इसी चीज़ को कंटिन्यू किया कि आइडियाज़ को ग्रैस्प करना है और उसके बाद उसको मल्टी डायमेंशन में कवर करना है और अल्टीमेटली उसको पेपर पे उतार देना है। तो मेरी एसे का टेक्निक मटेरियल कैसे कलेक्ट किया? ऐसे के मटेरियल कलेक्ट करने के बारे में पहले तो आपके जो 6 ऑप्शनल्स हैं वहाँ से कोई ना कोई डायमेंशन आपको मिल जाती है। फिर आप खुद जो है वो 10 से 12 मेजर डोमेन्स जो एक्सपेक्टेड होती हैं कि यार ये इसमें चीज़ें आ सकती हैं, आप उसको टारगेट करते हो और फिर अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आप अपनी फैक्ट बुक भी बनाते हो, आप उसको भी लेके चलते हो साथ। तो इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए जब आप प्रैक्टिस करते हैं बार बार, तो अल्टीमेटली एग्ज़ाम जो मर्जी हो, एग्ज़ाम में जो मर्जी आप कहते हैं टॉपिक आ जाए, आप उसको कवर करने की कंडीशन में होते हो। और इस सब प्रोसेस के दौरान एक प्रॉपर एवेल्युएशन जो है वो मैं समझता हूँ कि वो काफ़ी मैटर करती है कि आप टीचर्स से एवेल्युएट करवा रहे हो और उन गलतियों को रेक्टिफाई कर रहे हो। तो दैट इज़ द की फॉर एसे आई गेस। ज़्यादातर देखा गया है कि पहले स्टूडेंट्स कंपल्सरी करते हैं, फिर अपने ऑप्शनल्स की तैयारी करते हैं और जब महीना रह जाता है तब वो अपना एसे तैयार करना शुरू करते हैं। बट यू सेड कि आप अपने ऑप्शनल्स को लेके चले थे जिन्होंने आपके एसे में हेल्प किया था। व्हाट वुड यू सजेस्ट कि आप किस तरह से तैयारी करें? पहले कंपल्सरीज़ करें कि मिक्स एंड मैच किया जाए? एग्जैक्टली जैसे आपने कहा कि ऐसे के लिए मटेरियल आपको ऑप्शन से भी मिल सकता है और यूजुअली मिलता भी है लोगों को, कंपल्सरी से भी मिलता है। आप क्या करें कि जो मैं समझता हूँ कि मोस्ट फिजिबल अप्रोच है कि आप सब चीज़ों को पैरेलल लेके चलें। आप ऐसे पे काम डेली बेसिस पे करें, अपने प्रेसी के पेपर पे काम डेली बेसिस पे करें, क्योंकि ये दो वो मेन चीज़ें हैं जो टारगेट होनी ही होनी है। तो आप अपना वीक लिंक इनको ना बनने दें। उसके साथ साथ आप न्यूज़पेपर को लेके चल रहे हैं तो आपका करंट अफेयर, पाक अफेयर वहाँ से कवर हो रहा होगा। न्यूज़पेपर में से ही आपको डिफरेंट जो है वो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट जो हैं उनके भी आर्टिकल्स मिलते रहेंगे, वो भी साथ साथ कवर होते रहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि एक मिक्स एंड कंबाइन जो अप्रोच है कि आप चीज़ों को साथ लेकर कंबाइन प्रिपेयर करते हो और उन सबको मिक्स करते हो, वो मैं समझता हूँ कि बेहतर अप्रोच है कि आपके पेपर में डाइवर्सिटी आती है और आपको आपके ऐसे के लिए मटेरियल काफ़ी हद तक मिल जाता है। प्रेसी का पेपर अगेन एसे, प्रेसी और इस्लामियात आर द 3 सब्जेक्ट्स जिसमें सबसे ज़्यादा सप्लीज़ हैं। तो प्रेसी की तैयारी कैसे करें एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स इस्लामियात? मैं आमतौर पे ये कहता हूँ कि सीएसएस में 12 पेपर नहीं है, सीएसएस में 18 पेपर हैं। जो आपका प्रेसी का पेपर है ना, वो 6 पेपर के बराबर है। वो क्यों? क्योंकि आप उसमें देखते हैं कि 6 मेजर पोर्शन है। आपकी प्रेसी इटसेल्फ है, कम्प्रीहेंशन है, ट्रांसलेशन है, करेक्शन है, बाकी भी 2 आपके 2-3 बाकी भी पोर्शंस हैं।
स्टूडेंट्स कहाँ पे गलती करते हैं कि स्टूडेंट सिर्फ प्रेसी पे फोकस करते रह जाएंगे, बिल्कुल। या स्टूडेंट क्या करेंगे वो कैब पे बहुत ज़्यादा टाइम लगा देंगे। आप क्या करें कि आप अपने पूरे के पूरे वीक को डिवाइड करें। आपने एक वीक में 2 प्रेसिस, एक कम्प्रीहेंशन, एक ट्रांसलेशन, ये तो करनी ही करनी है, बेशक आप ऑप्शनल तैयार कर रहे हैं या आप कंपलसरी तैयार कर रहे हैं। इसके साथ साथ डेली बेसिस पे आप क्या करेंगे कि वोकैब को आधा घंटा देंगे, आधा घंटा आप करेक्शन को देंगे, आधा घंटा पेयर ऑफ वर्ड को देंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि आपकी प्रेसी में से जो एक अनसर्टेनिटी है वो एलिमिनेट हो जाएगी। हो सकता है जैसे अभी हम देखते हैं कि 2021 में हुआ कि जो पोर्शन था वोकैब वाला वो काफ़ी टफ आ गया। बिल्कुल। जो वहाँ पे हिट हो गया वो प्रेसी के पेपर से आउट हो गया। जब आपने बाकी चीज़ें इस तरह से तैयार की होंगी कि उनको एक पूरे के पूरे पेपर के तौर पे तैयार किया होगा, तो 1 या 2 पोर्शंस हिट हो भी जाते हैं, तो यू आर इन अ गुड पोज़ीशन टू पास द एग्ज़ाम। मुनीब, एक आम परसेप्शन है कि जनरल साइंस एंड एबिलिटी आप बचपन से पढ़ते आ रहे होते हो और स्टूडेंट्स उसमें मोस्टली ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। यू स्कोर्ड 71 इन दैट, हाउ यू प्रिपेयर्ड फॉर दैट? अच्छा फ़ाफ, उसमें एक तो ये चीज़ है कि जैसे आपने बात की कि हम जेनेरिक चीज़ें हमें पता है। हमें पता है कि जी सोलर सिस्टम ऐसे काम करता है या जो भी इसमें बेसिक चीज़ें हैं। मसला कहाँ पे आता है कि आपने पेपर में अगर 5 नंबर का सवाल आ रहा है, वहाँ पे आप जेनेरिक चीज़ें तो नहीं लिखेंगे। आप चीज़ों को वहाँ पे स्पेसिफ़िक करेंगे। आपको उसकी डायग्राम चाहिए, फ्लो चार्ट चाहिए, आपको उसके कलर पैटर्न्स चाहिए, आपको सारा कुछ चाहिए। तो उसके लिए जो बेस्ट अप्रोच है वो ये है कि और एक दूसरी चीज़ ये कि जनरल साइंस एंड एबिलिटी की मार्केट में अभी तक कोई भी कम्प्रिहेंसिव किताब नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ पोर्शंस इस तरह के हैं कि जो किसी भी बुक में एड्रेस नहीं हुए हुए। जैसे प्रेशर पैटर्न्स हैं, वो किसी बुक का हिस्सा नहीं है। तो आप क्या करें कि आप एफपीएससी की वेबसाइट से जनरल साइंस एंड एबिलिटी का कोर्स उठाएँ, कोर्स कंटेंट उठाएँ और टॉपिक वाइज़ उसको लेके चलें। जो-जो टॉपिक उसका किसी बुक से कवर हो रहा है, आप वहाँ से कवर करें। जो टॉपिक रह जाता है, आप उसको नेट से खुद कवर करें। बिल्कुल। एक चीज़। और दूसरी चीज़, मोस्टली स्टूडेंट्स जो अपने नंबर जो है वो जहाँ से इनको लॉस होता है स्कोर का, वो आता है एबिलिटी वाला पोर्शन, क्योंकि मोस्टली जो है उसमें लैग करते हैं। इवन के इंजीनियर्स भी, उनका परसेप्शन ये होता है कि हमें मैथ आता है। वो मैथ सिंपल मैथ नहीं है, वो थोड़ा सा प्रैक्टिस डिमांड करता है। तो आप उसकी अगेन टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करें और अल्टीमेटली यू आर गुड टू गो। आप जो है वो 70 प्लस इजीली स्कोर कर सकते हैं इसमें। लेकिन डेली बेसिस पे प्रैक्टिस किसी ना किसी पोर्शन की आपको करनी पड़ेगी इस पोर्शन बट के लिए। अगेन द सेम क्वेश्चन अराइजेज कि आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं या सब डिवीजन और 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। जीएसए में 5-5 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ रहा होता है। तो लेंथ क्या रखें स्टूडेंट अपने क्वेश्चन पेपर में आंसर की? अच्छा, अगेन लेंथ जो है ना वो डिपेंड करती है आपकी राइटिंग प्रैक्टिस पे या राइटिंग की स्पीड पे। एक स्टूडेंट है उसकी राइटिंग स्पीड है कि वो 5 मिनट में 2 पेजेस लिख सकता है। एक दूसरा स्टूडेंट है वो 5 मिनट में 1 पेज लिख सकता है। आप उसको लेंथ पे कंपेयर नहीं कर सकते। आप सिंपल ये करें कि आप टोटल जो सवाल हैं उनको टोटल टाइम पे डिवाइड करें और जितना आपके पास पर क्वेश्चन टाइम आता है, आप उस टाइम के हिसाब से उस सवाल को एड्रेस करें। लेकिन एड्रेस करते हुए आपने ये देखना है कि जो-जो डायमेंशन उसने माँगी हुई हैं, आप किसी भी डायमेंशन को स्किप ना कर रहे हो। तो लेंथ वाला तो सवाल वैसे रेलिवेंट हो जाता है कि लेंथ अगर फ़र्ज़ किया मैं कह दूं कि 2 या 3 पेजेस है, एक स्टूडेंट लिख ही नहीं सकता 2 या 3 पेजेस, वो तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता। तो बिल्कुल। अगेन टाइम मैनेजमेंट को आप देखें, आप टाइम को देखें, आप लेंथ पे ना जाएं। मुनीब, करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर्स की तैयारी कैसे करें? क्योंकि ये वो सब्जेक्ट हैं जो सबसे ज़्यादा टाइम भी लेते हैं और करंट अफेयर्स की तैयारी लास्ट मोमेंट तक आपकी कंप्लीट नहीं हो रही होती। अच्छा, जहाँ तक ताल्लुक है ना करंट अफेयर का, मैं समझता हूँ कि न्यूज़पेपर आपका उसके लिए बेस्ट सोर्स है। कौन से जेनेरिक न्यूज़पेपर्स आप रेकमेंड कर सकते हैं? अगेन ये भी डिपेंड करता है इंडिविजुअल की अप्रोच पे। अगर तो एक बिगिनर है तो मैं उसको रिकमेंड करूँगा कि वो डेली टाइम्स के साथ जाए। क्यों? उसमें आइडियाज़ काफ़ी ज़्यादा होते हैं, उसमें एनालिसिस इतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि स्टार्ट पे आपको एनालिसिस नहीं चाहिए, आपको आइडियाज़ चाहिए। फिर 2-3 महीने बाद आप स्विच कर सकते हैं डॉन की तरफ। बिल्कुल। डॉन पे अगर आप बिल्कुल स्टार्ट पे जाएंगे, आप देखेंगे आर्टिकल 2 या 3 होंगे उसमें, लेकिन उसमें 3 के 3 आर्टिकल में एनालिसिस होगा जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और एक जो बिगिनर है वो उसको ग्रैस्प नहीं कर सकता। तो पहले डेली टाइम्स पे जाएँ, 2-3 महीने बाद आप स्विच करके डॉन पे आ जाएँ। अगेन डेली टाइम्स की वोकैब सिंपल है, अगर आपकी वोकैब स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप डॉन पे टाइम बहुत ज़्यादा लगा देंगे। अगर आप एक आर्टिकल पढ़ रहे हैं, उसमें से 20 या 25 वर्ड इस तरह के आ जाते हैं, जो आपको लगता है कि आपको उनके मीनिंग नहीं आते, आप उन वर्ड्स के मीनिंग निकालेंगे, उनको याद करेंगे। मीनवाइल आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। डेली टाइम्स बिल्कुल। पे क्या होगा कि सिंपल और आइडियाज़ का फ्लो काफ़ी ज़्यादा होता है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स आते हैं, तो आप वहाँ से स्टार्ट करके उस तरह स्विच कर सकते हैं लेटर ऑन। बिल्कुल। और जनरल पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन? अच्छा, अब आप पाकिस्तान अफेयर का जहाँ तक ताल्लुक है, आप देखते हैं कि मार्केट में कुछ बुक्स अवेलेबल हैं जो आपको जो प्री पार्टीशन का एरा है उसको काफ़ी हद तक कवर कर देती हैं, जैसे ट्रैक टू पाकिस्तान है और भी बुक्स हैं। अब हम देखते हैं कि 2016 के बाद सीएसएस के डायनामिक्स काफ़ी हद तक चेंज हो चुके हैं। इवन कि आपका जो करंट पाक अफेयर का पोर्शन है वो भी पोस्ट पार्टीशन में से ज़्यादा आ रहा है।
करंट डायनामिक्स में से वो ज़्यादा पूछ रहे बिल्कुल। हैं। उसके लिए आप वर्ड टाइम्स का जो मैगज़ीन है उसे यूज़ कर सकते हैं कि आप उसमें से मेजर जो पोर्शंस हैं उनको कवर करें। फिर आप क्या करें कि आप जो पाकिस्तान के 15, 16 या 17 मैंने निकाले 17 मेजर इश्यूज़ थे, जैसे आपकी इकॉनमी आ गई, एजुकेशन आ गई, आप इनको अच्छी तरह से कवर कर लें। होगा कि आगे एग्ज़ाम में 2 हो सकता है 3 सवाल तो इन इश्यू से रिलेटेड ही आ जाएँगे। नेशनल इंटीग्रेशन का इश्यू आ गया, एजुकेशन आ गई, हेल्थ आ गई, ये चीज़ें सारी की सारी। इनफैक्ट ये स्टैट्स तो आपके ऐसे में भी काम आ रहे होंगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली बिल्कुल। क्योंकि चीज़ें सारी की सारी इंटरलिंक्ड हैं। आप ऐसे का मटेरियल तैयार करेंगे या आप आगे फेर का करेंगे, दोनों चीज़ें आपस में यूज़ होंगी। और उनको जो है वो डाइवर्सिफाई करने के लिए आप वर्ड वर्ड टाइम्स का जो मैगजीन है इसको यूज़ कर सकते हैं। और न्यूज़पेपर तो आपके पास एक परमानेंट सोर्स फिर है ही है। बिल्कुल, इस्लामियत के बारे में आप क्या कहेंगे? इस्लामियत इंग्लिश में रखें, उर्दू में रखें? लेंथ क्या होनी चाहिए? कितनी अहादीस और रेफ़रेंसेस कितने दें? मतलब इस्लामियत की सप्लीज़ करंट अफ़ेयर डोमेन हो जाती है उनकी, तो हाउ वुड यू आंसर दीज़ क्वेश्चंस? अगेन इस्लामियात के बारे में जैसे हमारा जनरल साइंस एंड एबिलिटी के बारे में एक परसेप्शन है कि आता है। स्टूडेंट्स का यही होता है कि यार मुसलमान है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आता है। यहाँ पर वो उसकी डायनामिक्स थोड़े से चेंज कर देता है कि इस्लामिक जो नॉलेज है उसको अप्लाइड फॉर्म में ले आएगा। अब इस्लाम का जो फ़र्ज़ किया, अगर हम इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इस्लाम की बात करें, वो हम सबको पता है। उसको जब वो कंपेयर करने का कह देगा कि यार जो बाकी आपके रिलीजन है उनके साथ आप कैसे कंपेयर करते हैं, तो आप वहाँ पर वो नहीं कर पाते। अच्छा, करना क्या है? पहली चीज़ आपने अपनी स्ट्रेंथ देखनी है कि यार मैंने एफएससी में अगर इस्लामियात पढ़ी थी वो उर्दू में थी या इंग्लिश में थी। अगर तो वो उर्दू में थी, अभी भी आप उर्दू में जाएँ। अगर वो इंग्लिश में थी, आप अभी भी इंग्लिश में ही जाएँ। सेकंड चीज़, आपको अरेबिक कॉन्टेक्स्ट याद रहता है, टेक्स्ट याद रहता है या नहीं रहता? अगर तो याद रहता है, याद करें। कोई कंपल्शन नहीं है कि आपने याद करना ही करना है। थर्ड चीज़, आप अगर आपको टेक्स्ट याद नहीं रहता है अरेबिक का, आप उसको कवर कर सकते हैं अहादीस के साथ, जो इस्लामिक हिस्ट्री के इंसिडेंट हैं उनके साथ। और इसके साथ साथ जो चीज़ मुझे लगता है कि मुझे उसने काफ़ी हेल्प आउट किया, आप ये कर सकते हैं कि जो वेस्टर्न फ़िलासफ़र्स हैं या जिनको हम ओरिएंटलिस्ट कहते हैं कि जिन्होंने इस्लाम पे स्टडी की हुई है, आप उनको वहाँ पे कोट करें। आप हर सवाल में, क्योंकि इस्लामियात के पेपर में इस्लामिक जो सोर्सेज़ हैं वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। जब आप उसको वेस्टर्न जो थॉट देंगे अपने इस्लामियात के पेपर में, वहाँ पर क्या होगा कि आपका पेपर दूसरे जो एग्ज़ाम्स हैं उनसे, जो बाकी दूसरे जो कैंडिडेट लिख रहे हैं उससे थोड़ा-सा मुमताज़ या डिस्टिंग्विश्ड हो जाएगा और डेफ़िनिटली, अल्टीमेटली एक आपको एज मिलेगा वहाँ पर। बिल्कुल। अगेन कंपल्सरी सबके सेम है, ऑप्शनल्स कैसे चूज़ किए जाएँ? अच्छा, ऑप्शनल की जो सबसे बड़ी चीज़ मैं समझता हूँ कि अगर तो आपका कोई बैकग्राउंड है किसी स्पेसिफिक कंपल्सरी ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेके, फिर तो आप उसे चूज़ करें। अगर नहीं है, आपके लिए सारे के सारे सब्जेक्ट जो है वो न्यू हैं, आपने ज़ीरो से तैयार करने हैं, तो आप उनको उठाएँ जहाँ पर आपको लगता है कि यार स्कोर आ सकता है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज़ स्कोर। स्कोर मैटर करता है, ये मैटर नहीं करता कि आपकी किसी सब्जेक्ट में पीएचडी है या आप जो है ना वो किसी सब्जेक्ट में मास्टर हैं या नहीं है। स्कोरिंग ट्रेंड्स मिथ है कि फैक्ट है? अ, कुछ हद तक फैक्ट है ये। जैसे अब अगर हम देख लें पिछले 8-10 साल में हम देख लें, पॉलिटिकल साइंस रिलेटिवली एक बेहतर ऑप्शन रहा है। सेम गोज़ फॉर पंजाबी, रीजनल लैंग्वेज जितनी भी हैं, हम जी। ये देखते हैं कि उन पे आप अगर मेहनत करते हो तो स्कोर आता ही आता है। हाँ, अगर आप ये सोच लें कि इन ऑप्शनल्स को रख के मैं नहीं तैयारी करूँगा, इनका जो है वो स्कोरिंग ट्रेंड है ही है, डेफिनिटली यू आर गोइंग टू फेल इन दैट वे। पॉलिटिकल साइंस ही स्कोर्ड 130, व्हाट वाज़ द सीक्रेट बिहाइंड दीज़ मार्क्स? एक्चुअली पॉलिटिकल साइंस में मैं समझता हूँ कि सोर्सेज सबके पास लिमिटेड हैं, 3 या 4 बिल्कुल, सोर्सेज हैं, बिल्कुल। वही बुक्स हैं। अब फ़र्क कहाँ पे पड़ता है? आपकी पेपर प्रेजेंटेशन पे। जब आप पॉलिटिकल साइंस के पेपर में पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन देंगे, फ्लो चार्ट्स के थ्रू, कंपैरिजन के थ्रू चीज़ों को पेपर में लेकर आएंगे, तो डेफिनेटली हम देखेंगे कि आपके स्कोर में फ़र्क पड़ता ही पड़ता है। और जहाँ तक इसके पेपर 2 का ताल्लुक है, हम पेपर 2 में यूजुअली ये देखते हैं कि लोगों का स्कोर उसमें नहीं आता। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम पेपर 2 को अटेम्प्ट करके आते हैं पाकिस्तान अफेयर के कॉन्टेक्स्ट में। बिल्कुल। यहाँ पर ज़रूरत है कि आप पेपर 2 को पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिकल साइंस के जो जॉर्गन्स हैं, जो पॉलिटिकल साइंस की थ्योरीज़ हैं, आप उनके कॉन्टेक्स्ट में इसको अटेम्प्ट करें। और डेफिनेटली अगर आप उसके कॉन्टेक्स्ट में अटेम्प्ट करेंगे तो स्कोर आएगा ही आएगा। पेपर 1 रिलेटिवली जो है वो स्पेसिफिक है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, थोड़े बहुत पॉलिटिकल फिलासफर्स हैं, वहाँ पे आप पेपर के रेलिवेंट रहते हो पॉलिटिकल साइंस के। पेपर 2 में इश्यूज़ बनते हैं जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ कि उसको आप किस तरह से टैकल कर सकते हैं। रिकमेंडेड बुक्स कितनी पढ़ें? या फिर आप नेशनल ऑथर्स पे रहें कि इंटरनेशनल भी जाएँ, और इंटरनेट से आप कितनी हेल्प लें? आप क्या चीज़ है जो आपके मार्क्स उठा सकती है? अच्छा, उसमें ना किसी भी टॉपिक को तैयार करते हुए एक चीज़ जो माइंड में रखनी चाहिए वो ये कि एट द एंड ऑफ द डे मेरे पास 35 मिनट हैं, 35 से 36 मिनट।
और 20 नंबर का मैंने इस पे सवाल लिखना है, मैंने कोई पीएचडी का थीसिस नहीं लिखना। आप क्या करेंगे कि आप उस स्पेसिफिक टॉपिक की जो 5 या 6 डोमेन्स हैं मेजर, आप उसको उस प्रिज्म में अपने पास उसका डाटा कलेक्ट करेंगे। स्टूडेंट्स के पास डाटा बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उनको उस प्रिज्म का पता ही नहीं होता, या उनको तैयारी के टाइम पे वो ये देखते ही नहीं है कि मैं इसको अगर डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ तो मैं इसको यूज़ कहाँ पे करूँगा। तो आप डाटा कलेक्ट करें, लिमिटेड डाटा कलेक्ट करें, और आपके पास वो डाटा इस फॉर्म में हो कि आप उसको अपने 30 या 35 मिनट के स्लॉट में 5 या 6 पेजेस 7 पेजेस जितनी आपकी राइटिंग स्पीड है उस हिसाब से आप उसको पेपर के ऊपर उतार सकें। मुनीब, आपने एनवायरमेंटल साइंस ऑप्ट किया और उसमें 75 स्कोर हासिल किया, जबकि एनवायरमेंटल साइंस का सिलेबस सबसे लंबा है। व्हाट वाज द सीक्रेट बिहाइंड स्कोरिंग दिस मच इन एनवायरमेंटल साइंस? अच्छा, इन्वायरमेंटल साइंस का जहाँ तक ताल्लुक है कि यूजुअली स्टूडेंट इसको प्योरली एक साइंस के पेपर के तौर पे अटैम्प्ट करके आते हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप इसको किसी एकेडमिक यूनिवर्सिटी वगैरह में तो अटैम्प्ट कर नहीं रहे, आप इसको सीएसएस के लिए अटैम्प्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने हर सवाल में पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव, पाकिस्तान ने क्या प्रोग्रेस की है उस स्पेसिफिक डोमेन में। अगर फ़र्ज़ किया वाटर पोल्यूशन में हम बात करते हैं, तो वाटर की जो पाकिस्तान की पॉलिसीज़ हैं पिछली 1 डेकेड में या जो मोस्ट रिसेंट आई हैं, आपको उसका पता होना चाहिए। पाकिस्तान उसको टैकल किस तरह से कर रहा है, कौन कौन सी टेक्निक्स हम यूज़ कर रहे हैं, आपको उसका पता होना चाहिए। और लास्टली आपने अपने पेपर में मैक्सिमम फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स और उसके साथ साथ पाई चार्ट अगर आप बना सकते हैं आप वो भी ऐड करें। और अगर आप ये समझते हैं कि आप उसको कलरफुल बना सकते हैं, आप 2 कलर का मार्कर डेफिनेटली आपको यूज़ करना चाहिए इन्वायरमेंटल साइंस के पेपर में। मुनीब, जैसा आपने बोला कि रीजनल लैंग्वेजेस स्कोर ज़्यादा देती हैं, लेकिन पंजाबी बोलने में और लिखने में बहुत फ़र्क है। आप सारे पेपर्स इंग्लिश में दे रहे होते हैं, एकदम से शिफ्ट होना, हैंड राइटिंग का चेंज होना, इसमें स्कोर, इसकी तैयारी आप किस तरह से कहेंगे? अच्छा, एग्जैक्टली जैसा आपने कहा कि थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आपको होती है, लेकिन आप अगेन यही करें कि जब आप पंजाबी को तैयार कर रहे हैं, आप डेली बेसिस पे उसके 5 या 6 शेर याद करते हैं, आप उनको लिखना स्टार्ट कर दें साथ। उससे होगा क्या कि आपकी एक तो राइटिंग स्पीड बनती जाएगी, दूसरा कि वो आपकी जो रिटेंशन पावर है उन उन अशार को याद करने की, रिटेन करने की, वो बढ़ जाएगी। मोस्टली जो पंजाब के कैंडिडेट्स हैं, इवन आई एम फ्रॉम पंजाब एज़ वेल, वो क्या करते हैं कि पंजाबी को ऑप्ट करते ही करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने साथ पीएमएस की तरफ भी जाना होता है, और बिल्कुल। पीएमएस में जो उर्दू है वो एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। तो इन दैट वे मैं समझता हूँ कि इट इज़ वर्थ डूइंग कि अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपना हाथ सीधा कर रहे हैं पंजाबी पे, सेम विल हेल्प यू इन पीएमएस फॉर उर्दू एज़ वेल एंड पंजाबी एज़ वेल। सो इन दैट वे आई विल रिकमेंड टू गो टुवर्ड पंजाबी। पंजाबी के बाद क्रिमिनोलॉजी का सब्जेक्ट एक वो सब्जेक्ट है जिसने काफ़ी ज़्यादा हाई स्कोर दिया था स्टूडेंट्स को, जबकि आपके अटेम्प्ट में वो सब्जेक्ट हिट हुआ था। तो हाउ यू मैनेज टू अपेयर फॉर दैट पेपर, क्योंकि पेपर का पैटर्न, पेपर के क्वेश्चंस की डोमेन काफ़ी चेंज थी इस साल के अटेम्प्ट में। एग्जैक्टली हम देखते हैं कि 2016 से लेकर 19 तक बिल्कुल सीधे क्वेश्चंस आते हैं क्रिमिनोलॉजी में कि बायोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ क्राइम बता दें या बाकी चीज़ें बता दें। 20 में पहली दफ़ा ये हुआ कि उसने उन थ्योरीज का पाकिस्तान में यूजेज, पाकिस्तान के विद इन द कंट्री जो है वो, आप ये देखते हैं कि क्रिमिनोलॉजी को वो ग्लोबल स्टेज से उठा के उसने नैरो डाउन करके पाकिस्तान के लेवल पे ले आया था। तो इन दैट वे इट वाज अ लिटिल बिट, यू कैन से, ट्रिकी पेपर, आई वुड से दैट। तो लेकिन न्यूज़पेपर रीडिंग की मेरी एक हैबिट थी जो मैं चलाता रहा हूँ पूरे सीएसएस एग्ज़ाम में। वहाँ पर क्योंकि पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव था, पाकिस्तान में आपने उसकी अप्लाइड फॉर्म में डायनामिक्स बताने थे, तो इन दैट वे इट सेव्ड मी। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप क्रिमिनोलॉजी या ऐसा कोई सोशल साइंसेज का सब्जेक्ट रख रहे हैं, तो आपने उसका पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव ज़रूर तैयार करना है। और जब आप कोई भी अपना टॉपिक तैयार कर रहे हैं सोशल साइंसेज के किसी भी सब्जेक्ट का, तो उसमें आपको टॉपिक तैयार करते हुए पता हो कि पाकिस्तान में चीज़ें कहाँ पर अप्लाइड हो रही हैं, या कोई एक इवन के वेस्टर्न फिलोसफर है उसने ये बात कही है, तो आप उसको पाकिस्तान पे कैसे नैरो डाउन कर सकते हैं। अगर आपकी ये अप्रोच डेवलप हो जाती है, तो मैं समझता हूँ कि किसी भी सब्जेक्ट में अगर वो उसको पाकिस्तान स्पेसिफिक बना देता है, तो आप उसको अटैम्प्ट कर लेते हो। लास्ट हमारा ग्रुप बनता है यूएस हिस्ट्री का। उसको भी अगेन 2016 में चेंज हुआ था सिलेबस, जिसमें 200 मार्क्स को 100 मार्क्स किया गया था, बट सिलेबस की लेंथ वही रही थी। हाउ यू प्रिपेयर्ड फॉर यूएस हिस्ट्री? आपकी सोर्सेज क्या थी? और आप कितना टाइम समझते हैं एक ऑप्शनल सब्जेक्ट को स्टूडेंट को देना चाहिए अपनी तैयारी करने में? पहली बात तो ये कि टाइम फ्रेम हर स्टूडेंट का अपना है। अब हो सकता है किसी का हिस्ट्री का बैकग्राउंड हो, उसे उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी तैयार करने की। अगर मैं अपनी बात करूँ, बीइंग इंजीनियर, मेरे लिए बिल्कुल नई चीज़ थी और मुझे इस पे काफ़ी ज़्यादा टाइम देना पड़ा था, क्योंकि यूएस हिस्ट्री इटसेल्फ ऑल्दो इतनी लेंथी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती है एट सम टाइम्स। जहाँ तक सोर्सेज की बात करें,
एक तो वर्ड टाइम्स का मैंने बुक यूज़ की थी यूएस हिस्ट्री के लिए, उसके साथ साथ पॉकेट हिस्ट्री ऑफ यूएस बुक, मजूमदार की जो थी बुक, और लास्टली जो यूएस एम्बेसी की वेबसाइट है विद इन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान वेबसाइट है, आप वहाँ से भी अथेंटिक जो है और अनबाइस्ड ओपिनियन यूएस हिस्ट्री के बारे में वहाँ से भी आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने इन 3-4 सोर्सेज को कंसल्ट किया था और इट हेल्प मी डिस्पाइट द फैक्ट के पेपर वैसा एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड आया था थोड़ा सा। एक दिन में 2 एग्ज़ाम्स होते हैं और आप इट्स अ वेरी नर्व ब्रेकिंग एग्ज़ाम एक्सपीरियंस। हाउ यू मैनेज टू कोप अप विद योर एंग्ज़ायटी, विद योर स्ट्रेस? आपके हाथों की जो हालत हो जाती है, हाउ यू मैनेज एवरीथिंग इन दैट पीरियड? एग्जैक्टली 2 एग्ज़ाम, इट्स अ टफ टास्क। उसमें यही था कि आप अपनी नींद ज़रूर पूरी करें। मैं इवन के पेपर्स के दौरान भी 6 से 7 घंटे मैं अपनी नींद पूरी करता था, एक चीज़। दूसरी चीज़ कि अगर आप ये सोचते हैं कि यहाँ पर आप नींद कम करके 3-4 घंटे में कोई मार्का मार लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि जो चीज़ें आपने पूरा साल तैयार की हैं, आप वही वहाँ पे जाके रिप्रोड्यूस करेंगे। और इसको टैकल करने का बेस्ट तरीका यही है कि आप मल्टीपल मॉक्स दें। आप 2 या 3 मॉक एग्ज़ाम दें, टेस्ट सीरीज़ दें। उससे बिल्कुल। होगा क्या कि आपका 3 घंटे से 6 घंटे तक बैठ के लिखने का स्टेमिना डेवलप हो जाएगा। और यही एट द एंड ऑफ द डे चाहिए कि आपका स्टेमिना और साथ हाउ यू कीप योर नर्व्स काम। रिटन के एग्ज़ाम्स के बाद रिज़ल्ट तक बहुत टाइम होता है स्टूडेंट्स के पास। उस टाइम को व्हाट वर योर फीलिंग्स इन दैट टाइम? उसमें आइडिया था कि हो जाएगा, नहीं होगा, या उसको कैसे आपने कवर किया उस टाइम को? कीपिंग इन व्यू अनसर्टेन नेचर ऑफ एग्ज़ाम, श्योर आप कभी भी नहीं होते हो कि मैं आई विल गो थ्रू इट। मैंने पेपर देने के बाद 1-1.5 माह का ब्रेक लिया, फिर मैंने पीएमएस की तैयारी स्टार्ट कर दी 2020 में। ओके, और मैंने फिर उससे भी क्वालिफाई किया पीएमएस को भी। ओके। और अगस्त में उसके पेपर हुए, नवंबर में जाके हमारा इसका रिज़ल्ट आ गया। तो अगेन मैंने इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर दी। और उसके बाद मैंने अगली अटेम्प्ट की दोबारा फिर तैयारी स्टार्ट कर दी कि इन केस इफ़ आई एम नॉन एलोकेटेड, एलोकेशन नहीं होती है, तो आप पहले ही एक पेस के साथ चल रहे हो कि आपको ज़्यादा एक जो है वो जर्क ना आए और ज़्यादा आप शॉक ना लगे, आप उसी पेस को कंटिन्यू करके अगले जो है वो आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। मुनीब, आपने इंटरव्यू की तैयारी की बात की। इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? इंटरव्यू का एक्सपीरियंस काफ़ी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि इंटरव्यू के स्टार्ट पे ही थोड़ा सा इंटरव्यू मेरा डाउन गया। 2 क्वेश्चंस थे मेरे जो चेयरमैन साहब ने पूछे, वो ड्रॉप हो गए एंड ही वाज लाइक व्हाट आर यू डूइंग। और उसके बाद फिर आई केप्ट माई सेल्फ काम, और फिर आहिस्ता आहिस्ता दोबारा पेस को मैंने गेन किया और अल्टीमेटली इट वेंट वेरी वेल एंड इट लास्टेड अराउंड 35 मिनट्स एंड आई वाज लिटरली एंजॉयिंग एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू। 35 minutes is quite a long time. एग्जैक्टली। So what was your feeling once you were out of the interview room? What were you feeling कि क्या किया क्या है मैंने अभी? थोड़ा सा था कि जो 1 या 2 क्वेश्चंस मैंने ड्रॉप किए थे, वो मुझे आने चाहिए थे और वो मुझे आते भी थे। वहाँ पर सम टाइम्स होता है कि आप उस चीज़ को रिकॉल नहीं कर पाते हो, और बाकी आई वाज क्वाइट सेटिस्फाइड कि दैट इज़ द मैक्सिमम व्हिच आई कैन डू। और अगर यहाँ पर भी कुछ नहीं होता तो डेफिनेटली पीछे तैयारी में कोई मसला होगा, आई विल रेक्टिफाई दैट। रिजल्ट का पता चला, सबसे पहले किसको बताया? सबसे पहले मैं अब्बा जी के पास गया, आई टोल्ड हिम, और अम्मी भी साथ थी। What was their reaction? They were very happy, or they were like in a state of you can say unbelievable, or you can say they were not believing that thing. CSS अब आप क्वालिफाई कर चुके हैं, आपने PMS का रिटन क्वालिफाई किया हुआ है। What are the tips and tricks that will definitely aid the students to prepare for the best? अच्छा, पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि आपकी राइटिंग मैक्सिमम होनी चाहिए। आप जो कुछ याद कर रहे हैं उसको 2-3 दफ़ा आपने अपने हाथ से गुजारा हो। दूसरी चीज़, मैं कहूँगा कि न्यूज़पेपर आप मैक्सिमम कंसल्ट करें डेली बेसिस पे, घंटा 1.5 घंटा, इवन के 2 घंटे अगर आपके लग रहे हैं, आप उसको लगाएं ही लगाएं। और थर्डली ये कि आप जो आपकी स्ट्रेंथ हैं, आप उनको आइडेंटिफाई करें, आप उन पे अपना जो है ना वो मेजर प्ले करें। अगर आपको लगता है आप लिटरेचर के बैकग्राउंड पे हैं, आप अपनी जो है वो उसी को आगे लेके आएँ। अगर आप फ़र्ज़ के इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड के हैं, तो आप अपनी जो एनालिटिकल स्किल्स हैं, आप उनके ऊपर अपने एग्ज़ाम्स को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। मुनीब, इस दफ़ा तो MPT का टेस्ट भी आ गया है, PMS में भी स्क्रीनिंग का सुना है कि स्टार्ट हो रहा है। व्हाट विल यू सजेस्ट कि स्टूडेंट्स अब MPT फोकस तैयारी करें कि कंपल्सरीज ऑप्शनल्स को लेके चलें, कि स्पेसिफिक टाइम दें अपने MPT के लिए? आफाफ, अगर आप देखें तो उसमें पासिंग क्राइटेरिया 33% है। बिल्कुल। और अगर आपने अपने ऑप्शनल्स को बेहतर तरीके से और कंपल्सरीज को बेहतर तरीके से तैयार किया हो, तो आप 33% कोई एक थ्रेशोल्ड नहीं है जिसको आप क्रॉस ना कर पाओ। तो मैं यही कहूँगा कि आप अपना मेजर फोकस जो है वो मेंस पे रखें, जो आपका 12 पेपर होने हैं। इसको आप तैयार ज़रूर करें। आप ये करें कि आप अपने ऑप्शनल्स का कंपल्सरी के जो MCQs हैं
वो अभी साथ साथ तैयार करना स्टार्ट कर दें, उससे आपका एमपीटी भी जो है वो आई गेस के निकल जाएगा। ऑल्दो कि एक न्यू जो है वो एक्सपेरिमेंट है और इट विल बी बेनिफिशियल फॉर देम एज वेल। होपफुली। अच्छा मुनीब, आप हमारे स्टूडेंट्स के लिए कोई मैसेज देना चाहें जो इस दफ़ा तैयारी कर रहे हैं या आगे सीएसएस में अपीयर होने का सोच रहे हैं? व्हाट वुड यू सजेस्ट देम? अच्छा, मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि आप सीएसएस को, इसकी जर्नी को एंजॉय करें, आप इसको अपने सर पे सवार ना करें। और देयर आर इवन मल्टीपल ऑप्शंस, अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं भी कर पाते तो आप काफ़ी कुछ और भी ज़िंदगी में कर सकते हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आप जब इसकी तैयारी कर रहे हैं, स्टे मोटिवेटेड एंड बिलीव इन योर सेल्फ। और लास्टली अपने गोल्स जो हैं वो छोटे से छोटा रखें। डेली बेसिस अगर आप अपना स्केड्यूल बना रहे हैं, आपका स्केड्यूल 2-3 घंटे से ज़्यादा टारगेट ना कर रहा हो। और क्योंकि जो स्मॉल स्टेप्स होते हैं दे ऑलवेज लीड यू टुवर्ड बिग डेस्टिनेशंस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मुनीब, दिस वाज डेफिनिटली अ वेरी नाइस मैसेज फॉर द डेफिनेटली मैम। स्टूडेंट्स। होपफुली स्टूडेंट्स आपकी बातों से काफ़ी कुछ सीखेंगे, उनकी इंशाल्लाह। तैयारी के लिए उनको मोटिवेशन मिली होगी। ऑल द बेस्ट टू यू अहेड। थैंक यू फॉर कमिंग ओवर Thank हियर। you very much. It is always a pleasure to visit World Time Institute because I started my preparation from here, and thank you very much for inviting me here.